संगठन ऑर्गेनाइजेशन। संगठन प्रबंध का तंत्र होता है जिसके द्वारा प्रबंध अपना कार्य संपादित करता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर प्रशासन द्वारा निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्यशील होते हैं तो संगठन की आवश्यकता पड़ती है। संगठन 5 शब्दों के मेल से बना है। M⁵ कहते हैं जिन्हें मैन, मनी, मशीन, मटेरियल और मार्केटिंग। संगठन का प्रयोग सर्वप्रथम F.W. टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध की विवेचना की। इसके बाद मूने तथा रेले ने 1931 में अपनी पुस्तक ऑनवर्ड इंडस्ट्री में संगठन के बारे में लिखा। बाद में पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से प्रकाशित हुई। बाद में ब्रेच की पुस्तक ऑर्गेनाइजेशन और एलन की पुस्तक मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन आई। आधुनिक समाजशास्त्र के जन्मदाता मैक्स वेबर माने जाते हैं और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एडम स्मिथ ने 5 साधन बताए हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस। संगठन की परिभाषा। आंग्ल भाषा के शब्द ऑर्गेनाइजेशन की उत्पत्ति ऑर्गेनिज्म से हुई है, जिसका आशय है शरीर के ऐसे टुकड़े अर्थात अंगों से है जो परस्पर इस प्रक्रिया से संबंधित हैं कि एक पूर्ण इकाई के रूप में कार्य करते हैं। संगठन के 2 महत्वपूर्ण भाग होते हैं: संगठक और उनके पारस्परिक संबंध। उदाहरण के लिए मानव शरीर की संरचना ही लीजिए। शरीर के विभिन्न छोटे छोटे अंग जैसे हाथ, पैर, मुंह, आँख, नाक और मस्तिष्क आदि की अपनी सुनिश्चित एवं स्पष्ट क्रियाएं निर्धारित हैं। ये सभी क्रियाएं पारस्परिक रूप से एक दूसरे की अंगों की क्रियाओं पर आश्रित रहती हैं। चलने, दौड़ने, खाने, लिखने में भी आवश्यक अंग प्रभावपूर्ण सहयोग से कार्य करते हैं। इस प्रकार वाणिज्य एवं प्रबंध में विभिन्न साधनों के प्रभावपूर्ण सहयोग स्थापित करने की कला को संगठन कहते हैं। संगठन की परिभाषा निम्न प्रकार है। सर्वप्रथम संज्ञा के रूप में मूने एवं रेले के अनुसार संगठन सामान्य हितों की पूर्ति के लिए बनाए गए मनुष्य का एक समुदाय है। संबंधों की संरचना के रूप में संगठन। इस दृष्टि से संगठन मानवीय व भौतिक साधनों तथा कार्य का परस्पर जटिल संबंध है जो एक तंत्रीय संरचना के रूप में बनाया जाता है। यह संरचना व्यक्तियों के लंबवत एवं समतल संबंधों, अधिकार, दायित्व व कर्तव्यों को दर्शाता है, जिससे कि समस्त कर्मचारी एक एकीकृत इकाई के रूप में कार्य करे। नंबर 3, एक प्रक्रिया के रूप में संगठन। इस रूप में संगठन विभिन्न क्रियाओं की एक प्रक्रिया है जिससे कि सहकारी पर्यतन हो सके। संगठन की प्रकृति एवं विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, उद्देश्य। प्रत्येक संगठन के लिए निश्चित उद्देश्य का होना आवश्यक है। प्रशासन द्वारा निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति का संगठन एक प्रभावी तंत्र होता है जिसे प्रबंध द्वारा प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, सहयोगपूर्ण संबंध। संगठन समूह के सदस्यों के साथ मध्य सहयोगपूर्ण संबंध स्थापित करता है। संगठन एक व्यक्ति के साथ अस्तित्व में नहीं आता, इसलिए कम से कम 2 या अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। नंबर 3, मानवीय व भौतिक संसाधनों में समन्वय। संगठन क्रियाओं में 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है: मानवीय संगठन व भौतिक साधनों का संगठन। मानवीय संगठन में कर्मचारियों की आवश्यक क्रियाओं का निर्धारण, वर्गीकरण, नियुक्ति, पदोन्नति, प्रशिक्षण, अनुशासन, परिवेदन, निवारण, श्रम कल्याण, अधिकारों का प्रतिनिधान, विकेंद्रीकरण आदि को सम्मिलित किया जाता है। संबंधों का ढांचा। एफ.एल. ब्रेच, डैनियल कॉटज, डेविड क्लिपैंड, कॉर्नेल व अन्य प्रबंध विद्वान संगठन को संबंधों का ढांचा मानते हैं। नंबर 5, प्रबंध का प्रमुख कार्य। प्रबंध के बहुतेरे कार्यों में एक प्रमुख कार्य संगठन है। उपक्रम के विकास, स्थायी संसाधनों के समुचित उपयोग, लागत में कमी, प्रभावशीलता में वृद्धि, मानवीय संबंधों में मधुरता, सेवा भावना को प्रोत्साहन, संस्था के सामाजिक दायित्वों को निर्वाह हेतु प्रबंध का प्रमुख कार्य संगठन होता है। साधन साध्य नहीं। संगठन एक साधन है, किसी भी देश में साध्य नहीं है। संगठन एक ऐसा साधन है जिसके अंतर्गत उपक्रम में कार्यरत व्यक्तियों की कार्यविधि एवं कार्यों की व्याख्या इस प्रकार से की जाती है कि वे लक्ष्यों तक सफलतापूर्वक पहुंच सकें। अन्य कारण निम्नलिखित हैं। संगठन एक सामाजिक प्रणाली है। संगठन एक चक्रीय क्रिया है। संगठन संदेशवहन और समस्या निवारण का साधन है। संगठन एक कला है। संगठन के विविध प्रारूप एवं प्रकार होते हैं। संगठन सार्वभौमिक होते हैं। संगठन का क्षेत्र। संगठन का क्षेत्र निम्नलिखित है। नंबर 1, मानवीय
साधनों का संगठन। मानवीय साधनों के संगठन में सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निम्न क्रियाएं करनी पड़ती हैं। कुल कार्य का निर्धारण और उप कार्यों में विभाजन, उप कार्यों का श्रम विभाजन, कर्मचारी आवश्यकताओं का संख्यात्मक व गुणात्मक अनुमान, कर्मचारियों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति और भुगतान आदि। नंबर 2, भौतिक साधनों का संगठन। संगठन में मानवीय साधनों के साथ साथ निम्नलिखित भौतिक साधनों का संगठन करना भी अनिवार्य होता है, जैसे स्थान का चुनाव, भवन का निर्माण, मशीनों का विन्यास, अच्छी मशीन लगाना, यंत्रों, औजार, फर्नीचर व माल की व्यवस्था, लेखांकन, वित्त व अंकेक्षण की व्यवस्था, पत्राचार, फाइलिंग की व्यवस्था आदि। संगठन प्रक्रिया के आवश्यक कदम निम्नलिखित है। नंबर 1, क्रियाओं की पहचान और विभाजन। संगठन प्रक्रिया का पहला कदम निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की जाने वाली क्रियाओं की पहचान करना होता है। किए जाने वाले समस्त कार्यों को पहचानने व स्पष्ट परिभाषित करने के बाद उनकी प्रकृति, आकार एवं निहित उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए उप क्रियाओं में विभाजित किया जाता है। नंबर 2, समस्त क्रियाओं का सामूहिकरण। क्रियाओं की पहचान एवं विभाजन के बाद समान प्रकार की क्रियाओं को विशेष समूह में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 3, कर्मचारियों के मध्य कार्य का आवंटन। आवश्यक क्रियाओं के सामूहिकरण के पश्चात उनका वितरण विभिन्न कर्मचारियों में उनकी योग्यता, अनुभव एवं रुचि के अनुसार किया जाता है। अधिकारों का प्रतिनिधान। अधिकारों का प्रतिनिधान का अर्थ है अपने अधिकार दूसरे को सौंपना। प्रत्येक कर्मचारी या अधिकारी को अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के लिए उसको अधिकार का प्रतिनिधान या भार अर्पण करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है भौतिक साधनों की व्यवस्था। कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, कार्य आवंटन, अधिकार प्रतिनिधान से संगठन का कार्य पूरा नहीं होता, बल्कि भौतिक साधनों जैसे स्थान, भवन, मशीन, औजार, फर्नीचर, हवा, प्रकाश, सर्दी, गर्मी आदि की व्यवस्था से भी संगठन में करनी पड़ती है। मानवीय भौतिक साधनों के अनुकूलतम साम्य से ही संगठन प्रक्रिया पूरी होती है। नंबर 6, संगठनात्मक और दायित्व चार्ट की तैयारी। अधिकार व दायित्व का विविध स्तरीय कर्मचारियों में स्पष्ट विभाजन के बाद इसे दर्शाने वाला एक स्पष्ट चार्ट बनाया जाना चाहिए, जिससे कि यह पता चल सके किसे कहां से अधिकार मिले हैं और कहां पर जवाबदेही है। नंबर 7, संगठन पुस्तिका की तैयारी। सुसंगठन प्रक्रिया हेतु संगठनात्मक पुस्तिका तैयार करनी चाहिए, जिसमें कर्मचारियों की भूमिका, स्थान, स्थायी निर्देश, सुझाव, विधि आदि स्पष्ट रूप से लिखी हो। इस पुस्तिका में विविध शब्दों के अर्थों में संदेह न हो, इस हेतु एक शब्दकोश भी रहना चाहिए। नंबर 8, समन्वय एवं संतुलन। संगठन प्रक्रिया का अंतिम चरण विविध प्रबंध के पदों और क्रियाओं के बीच समन्वय संतुलन की स्थापना है। संगठन का महत्व एवं उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, प्रबंध की कार्यकुशलता में वृद्धि। संगठन एक संरचना और प्रक्रिया अपने दोनों ही रूपों में प्रबंधकों की कार्यकुशलता में वृद्धि करता है। नंबर 2, विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन। संगठन एक श्रेष्ठ साधन है जिसके माध्यम से विशिष्टीकरण संभव होता है। इसके अंतर्गत विभिन्न व्यक्तियों में कार्य का विभाजन उनकी योग्यता अनुसार किया जाता है। नंबर 3, विभिन्न गतिविधियों पर आनुपातिक एवं संतुलित बल। संगठन उपक्रम की विविध क्रियाओं को आनुपातिक एवं संतुलित महत्व प्रदान करता है। संगठन प्रक्रिया के अंतर्गत उपक्रम की गतिविधियों को विभागों, अनुभागों, लघु कार्यांशों में विभाजित करके अधिक महत्वपूर्ण गतिविधि पर अधिक ध्यान दिया जा सकता है। नंबर 4, सुनिश्चित वातावरण। एक श्रेष्ठ संगठन कर्तव्य व दायित्वों के निश्चित बंटवारे, अधिकार अधीनस्थ संबंध के स्पष्ट निर्धारण व कर्मचारियों के उचित चयन व प्रशिक्षण द्वारा संस्था में सुनिश्चितता व सहयोग वातावरण उत्पन्न करता है। नंबर 5, विकास व उत्पादकता को बढ़ावा। किसी भी उपक्रम के विकास व उत्पादकता का इतिहास वास्तव में अच्छे स्वास्थ्य संगठन की कहानी होती है। नंबर 6, समन्वय को सुविधाजनक बनाना। समन्वय को सुविधाजनक बनाना। संगठन के अंतर्गत विभिन्न विभागों, अनुभागों, पदों, कर्तव्यों, गतिविधियों को संकलित किया जाता है। नंबर 7, कर्मचारियों का विकास और प्रशिक्षण। एक श्रेष्ठ संगठन कर्मचारियों के विकास और प्रशिक्षण के लिए प्रयत्न करता है। कार्यों का युक्तिसंगत विभाजन, कर्मचारियों की उपलब्ध योग्यता और विशेष गुणों का प्रयोग सुनिश्चित करता है। नंबर 8, अन्य महत्व। श्रेष्ठ संगठन के अन्य महत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1, भ्रष्टाचार पर रोक। नंबर 2, अधिकारों के भारण में सुगमता। नंबर 3, उपक्रम के विकास विस्तार में सहायक। नंबर 4, तकनीकी सुधारों का अनुकूलतम प्रयोग। नंबर 5, सौहार्दपूर्ण मानवीय संबंध। संगठन के सिद्धांत।
संगठन के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। नंबर 1, उद्देश्य का सिद्धांत। संगठन का निश्चित और स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए जो कि संस्था के कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी को ठीक प्रकार से परिभाषित होना चाहिए तथा सभी विभागों व उपविभागों की क्रियाएं इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए की जानी चाहिए। नंबर 2, नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत। अधिकारियों का नियंत्रण का क्षेत्र सीमित होना चाहिए क्योंकि नियंत्रण क्षेत्र व्यापक होने पर नियंत्रण का प्रभाव कम हो जाता है। नंबर 3, व्याख्या का सिद्धांत। एक कुशल संगठन के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक पदाधिकारी व कर्मचारी के अधिकार, कर्तव्य, दायित्व अन्य अधिकारियों के साथ संबंध की स्पष्ट व्याख्या हो। नंबर 4, समन्वय का सिद्धांत। किसी व्यावसायिक संस्था के विभिन्न कार्य, संसाधन, विभागों, उपविभागों की क्रियाओं में पूर्ण समन्वय होना चाहिए ताकि पूर्ण निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। नंबर 5, संतुलन का सिद्धांत। संगठन की विभिन्न इकाइयों में संतुलन रखा जाना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि कोई एक भाग या इकाई बहुत बड़ा और दूसरा भाग या इकाई बहुत छोटी न रह जाए। अधिकार का सिद्धांत। साधारणतः सर्वोच्च अधिकार किसी एक स्तर पर केंद्रित रहते हैं, लेकिन संस्था का कार्य विभिन्न इकाइयों पर एवं क्रियाओं में विभाजित होने के कारण हर स्तर पर अधिकार दिया जाना आवश्यक है। उत्तरदायित्व का सिद्धांत। अधिकार एवं उत्तरदायित्व एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अधीनस्थ कर्मचारी के द्वारा किए गए कार्यों के लिए उच्च अधिकारियों का पूर्ण उत्तरदायित्व होता रहता है। निरंतरता का सिद्धांत। संगठन एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, अतः संगठन व्यवस्था में न केवल वर्तमान आवश्यकताओं बल्कि भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। एकरूपता का सिद्धांत। एक ही प्रकार के समस्त कार्यों का समूह उससे संबंधित विभागों को देना चाहिए। इससे सफल निष्पादन होता है और कार्य के 2 या अधिक बार संपादित होने का संदेह समाप्त हो जाता है। विशिष्टीकरण का सिद्धांत। अच्छे संगठन में व्यक्तियों की क्षमता एवं इच्छा के अनुरूप ही कार्य लगातार सौंपे जाना चाहिए, जिससे कि वे लगन से हमेशा वही कार्य करते हुए उस कार्य की विशिष्टता को हासिल करें। लोच का सिद्धांत। संगठन के अंतर्गत समय एवं आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करने तथा उसे पुनर्संगठित करने के लिए पर्याप्त लोच होनी चाहिए। आदेश की एकता का सिद्धांत। आदेश एक ही होना चाहिए। एक कर्मचारी को आदेश देने वाला एक ही अधिकारी होना चाहिए, क्योंकि उनके अधिकार द्वारा दिए गए आदेश एक दूसरे के प्रतिकूल भी हो सकते हैं। अपवाद का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार उच्च प्रबंधक को चाहिए कि वह अधीनस्थों के नैतिक कार्यों में न्यूनतम हस्तक्षेप करे। जांच व संतुलन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार किसी एक ही स्थान पर सत्ता का अधिक केंद्रीकरण नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है भूमिका निर्वाह का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक अधीनस्थ अपने अधिकारियों से इस प्रकार की भूमिकाएं निभाए जाने की आशा करता है जैसा कि वह स्वयं अधिकारी बन जाने पर निभाता है। नेक्स्ट, न्यूनतम सत्ता स्तरों का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार संगठन में सत्ता स्तर न्यूनतम होने चाहिए। सत्ता स्तर की अधिकता से निर्देश श्रृंखला लंबी होती है और न्यूनतम स्तर पर कार्यरत कर्मचारी को निर्देश प्राप्त होने में अनावश्यक विलंब होता है। कार्यकुशलता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार मानव शक्ति का उपयोग सर्वोत्तम एवं अधिकतम कार्यकुशलता स्तर तक करना चाहिए। सरलीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार संगठनकर्ताओं को संरचना ऐसी बनानी चाहिए जो कि सरलतम हो और हर व्यक्ति को आसानी से बिना संदेह के समझ में आ सके। सहभागिता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार संगठनात्मक समस्याओं के समाधान में संगठन के प्रत्येक स्तर से यथासंभव विचार एकत्र करने चाहिए। आदर्श संगठन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, उद्देश्यपरकता। एक श्रेष्ठ संगठन वह माना जाता है जो शीघ्रता से ध्येय पूर्ति में सहायक हो तथा निर्धारित ध्येय को प्राप्त करने में संगठनात्मक बाधाओं पर विजय प्राप्त कर ले। नंबर 2, कार्य का वर्गीकरण। स्वस्थ वर्गीकरण। अच्छे संगठन में कार्यों का इस प्रकार वर्गीकरण किया जाना चाहिए जिससे कि क्रिया, परामर्श तथा समन्वय तीनों न्यूनतम, देरी तथा बिना परेशानी के हो जाएं। नियंत्रण का उचित क्षेत्र। अधीनस्थों की संख्या जो कि प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर संबंधित अधिकारियों के नियंत्रण में रहेगी उचित होनी चाहिए। कर्तव्य व दायित्वों की स्पष्ट व्याख्या। संगठन की योजना में कर्तव्य, उत्तरदायित्व व संबंधों का स्पष्ट आवंटन व व्याख्या होनी चाहिए।
नंबर 5 कर्मचारी संतुष्टि एवं विकास। एक स्वस्थ संगठन के लिए आवश्यक है कि वहाँ पर कर्मचारी की संतुष्टि, मनोबल व विकास पर पर्याप्त जोर देने के लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाए। नेक्स्ट है साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग। एक स्वस्थ संगठन का एक गुण यह भी है कि उपलब्ध भौतिक व मानवीय संसाधनों का अधिकतम व वित्तमयी पूर्ण उपयोग हो। नंबर 7 कारोबार के विस्तार का सामर्थ्य। एक स्वस्थ संगठन के लिए आवश्यक है कि उसमें विकास और विस्तार के पर्याप्त तत्व मौजूद हों। नंबर 8 सहयोग और समन्वय। एक स्वस्थ संगठन के परिचालन के लिए आवश्यक है कि उसमें विभागों, उपविभागों और अनुभागों में पर्याप्त सहयोग, समन्वय व तालमेल हो, जिससे कि लाल फीताशाही जैसी दूषित मानववृत्तियां न पनप सके। नेक्स्ट है प्रभावी संदेशवहन। एक स्वस्थ संगठन में प्रभावी संदेशवहन न केवल आवश्यक है बल्कि अनिवार्य होता है। नंबर 2 10 विशिष्टीकरण। स्वस्थ संगठन में कार्यों के बंटवारे और विभागीकरण में विशिष्टीकरण की योजना लागू की जानी चाहिए। नंबर 11 अन्य विशेषताएं। लोचता, स्थायित्व, प्रभावी व गत्यात्मक नेतृत्व, सरलता एवं कार्यान्वयन में सुविधा।